हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 17 अगस्त 2021 को जो शिफ्ट 2 में मैथ्स के 25 क्वेश्चन पूछे गए सीजीएल 2020 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सॉल्यूशन दूंगा आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और हम डेली 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपकी सीजीएल 2021 प्री एंड सीजीएल 2020 मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। और लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न बेस्ड ये सारे क्वेश्चन हैं, अभी हाल ही में आप सबसे पूछे गए हैं सीजीएल 2020 के एग्जाम में। इससे पहले मैं आपको सीपीओ 2020, सीपीओ 2019 और सीजीएल 2019 के भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे 28 जनवरी को, हम लोग उसके बाद सीएचएसएल 2020 और सीएचएसएल 2019 के क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था मैथमेटिक्स में। और मैं बात कर लूँ कि इससे पहले मैं आपको 7 वीडियोस दे चुका हूँ सीजीएल 2020 में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए उनकी, तो आप लोग आई बटन पर अभी उनकी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। और ये वीडियो देखने से पहले वो सभी वीडियो आप लोग देखें ताकि आपको एकदम शुरुआत से क्वेश्चन समझ आए कि शुरुआत से क्वेश्चन कैसे पूछे गए आपसे, और आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। और थोड़ा तबीयत नासाज है तो इस वजह से थोड़ा वॉइस लो रहेगा, गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है इस टाइम ठंड के कारण। और आप लोग भी उम्मीद करता हूँ अपना ध्यान रख रहे हैं, ठंड वगैरह से बचे हुए हैं और कोरोना के वेरिएंट से भी बचे हुए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। ये हमारे लिंक हैं, आप लोग ज्वाइन करें। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में बोला था मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना if a shopkeeper sold the article at 15% loss after giving 25% डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस बताना। देखो आपको पहली चीज़ ये समझ आ रही है क्या कि आपको मार्क प्राइस गिवन है, उसके बाद आपको बोला है कि उसने ना 25% डिस्काउंट दिया किस पे, मार्क प्राइस पे। आपको पता है सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि मार्क प्राइस पे उसने 25% छोड़ दिया, मतलब मार्क प्राइस की उसने 75% वैल्यू पे बेचा। तो आपने देखा यहाँ से ही आ गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब उसके बाद बोला है आपको क्या, आपको बोली गई है ये चीज़ कि जो भी सेलिंग प्राइस है वो 15% लॉस पे आया। मतलब आर्टिकल को जब उसने इतने परसेंट डिस्काउंट पे बेचा तो उसने 15% की हानि करवाई। तो आप कॉस्ट प्राइस बता सकते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। मतलब सेलिंग प्राइस में अगर मैं 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज, मतलब 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। अगर मैं इससे सॉल्व कर लूँ तो आप देखेंगे कि 17 और यहाँ पे 20 आ गया। और अगर मैं देखूँ कि 17 इस पे सॉरी 17 इस पे जाएगा क्या? पहले तो देखते हैं, 4 पंजे गया ये, ठीक है। और 17 अगर मैं देखूँ 1 और 102 कितना? 160। तो आपने देखा 160 इंटू 15, यहाँ पे कितना हो गया? 480 में 5 को मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो 2400 आ जाएगा। दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और ये क्वेश्चन मैं आपको सीजीएल 2020 के पहले करा चुका था क्योंकि सीजीएल 2019 में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन बोला ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB जो है डायमीटर है। आपने देखा कि AB अगर डायमीटर है, उसके बाद ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मैंने क्या किया यहाँ पे C मान लिया, तो मुझे यहाँ पे D मानना पड़ेगा। मैं ज्वाइन कर देता हूँ सबको। मैंने देखा ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई। क्वेश्चन में बोला एंगल ADC जो है 145 डिग्री है। आपको बोला एंगल BAC बताओ। ये वाला एंगल आपसे पूछा है। पहली बात तो आपको ये पता है डायमीटर जो है सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। आपको पता है कि डायमीटर जो होता है सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। उसके बाद आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाले एंगल का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। अगर एंगल D जो है 145 है तो एंगल B कितना हो जाएगा? आपको पता है 35 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90, ये 35, ये कितना आ जाएगा आपके पास? 55 डिग्री। क्यों आ जाएगा? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन, इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पर उसमें मैंने आपको ये
पूरा लेंथी सॉल्व नहीं करके दिखाया था, मैंने जस्ट वैल्यू पुट की थी, वैल्यू पुट करके मैंने इसके आंसर निकाल लिए थे। पर अब की बार हम लोग इसको कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुटिंग शुरू करूँ तो वैल्यू पुटिंग से मैक्सिमम बंदों का क्वेश्चन गलत होगा और शायद सॉल्व भी ना हो। ठीक है, हम लोगों ने देखा क्या कि अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, क्या x प्लस वाई का होल क्यूब, और मुझे पता है ये क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। अगर मैं इसे अंदर ले जाऊँ तो आप बोलोगे क्या कि ये 3x माइनस 3y का होल क्यूब लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, x प्लस वाई को a मान लूँ और 3x माइनस 3y को b मान लूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या कि ये क्या लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। आप a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या जानते हैं, आप एक तो ये जानते हैं a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या फिर a प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अगर आप इस वाले फॉर्मूले से जाएं बजाय कि आप इस वाले फॉर्मूले से जाएं, तो मेरा मानना है कि 1-2 स्टेप आपके बचेंगे। ठीक है, आप इस वाले से जाएंगे 1-2 स्टेप फालतू लगेंगे, इसमें आपके 1-2 स्टेप बच जाएंगे। आपने देखा a प्लस बी, सबसे पहले a प्लस बी की आपने देखा a और प्लस b, इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आ गया 4x माइनस 2y। ठीक है, तो मैं अंदर डायरेक्ट लिखता हूँ 4x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई इंटू 3x माइनस 3y। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया, आपने देखा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको अगर मैं खोलूँ तो 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16xy, और यहाँ से अगर मैं देखूँ 3 और 3 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो 9x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं देखूं 4x माइनस 2y, और अब मैं सॉल्व करता हूं 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर कितना हो गया 7x स्क्वायर, और 4y स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस हो गया 13y स्क्वायर, सॉरी माइनस आएगा 16x। अब यहां से मैं रिलेट कर लेता हूं इनको। आप यहां से देख रहे हैं a का वैल्यू जो आया वो कितना आया 4 आया, a की वैल्यू 4 हो गई। अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मेरे पास a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू कितनी आई 7 आ गई, और c की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 16। अब इसको सॉल्व कर लो, आपने देखा a माइनस बी और माइनस ऑफ माइनस सी, तो आपने देखा 4 माइनस 8 कितना माइनस 3, 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा 13, जो कि आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया। आप क्या करो, आपने देखा ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। मतलब अगर मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू पता है, जैसे कि मैं इसको x से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को अगर मैं x से डिवाइड करता हूं, तो आप देखते हैं x प्लस 1/x और माइनस रूट 11 इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस रूट 11। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे निकलेगा, आपको पता है x प्लस 1/x अगर a है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना हो जाएगा a क्यूब, तो रूट 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 11 इंटू रूट 11 माइनस 3 इंटू a। तो यहां से आपका बहुत आसान क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ शॉपकीपर बोर्ड, शॉपकीपर ने खरीदा 20 किलो शुगर 45 रुपए किलो के हिसाब से, 25 किलो शुगर 50 रुपए किलो के हिसाब से, और 35 किलो शुगर 40 रुपए किलो के हिसाब से। ही स्पेंड ऑफ सम ऑफ, उसने 450 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चे और अदर एक्सपेंसेस पे उसने 450 रुपये खर्चे। ही मिक्सड ऑल द 3 ईयर्स ऑफ शुगर। ये यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे आप टाइप्स कर लेना, ऑल टाइप्स ऑफ शुगर, सोल्ड ऑल द स्टॉक एट ₹52.5 पर केजी। उसका प्रॉफिट परसेंटेज पूछा एंटायर ट्रांजेक्शन में। पहली बात तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा है। कॉस्ट प्राइस आपने देखा 20 किलो शुगर खरीदी 45 रुपए किलो पे, तो कितने की आई, आपने देखा 20 रुपए किलो, मतलब 20 किलो शुगर खरीदी 45 रुपए किलो पे, तो आपने देखा 1 किलो का रेट अगर 45 है तो 20 किलो का कितना हो जाएगा 900। इसी तरह आपने देखा 25 किलो जो शुगर है 50 रुपए किलो पे खरीदी, फिर आपने देखा 35 किलो जो शुगर थी वो 40 रुपए पर किलो पे खरीदी। आपने देखा यहाँ से आ गया 900, यहाँ से आ गया 1250, और यहाँ से कितना आ गया आपके पास 1400। 1400 में अगर मैं 900 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा 2300 हो जाएगा, और 2300 में अगर मैं 1250 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 3550 हो जाएगा। अब आपने देखा कॉस्ट प्राइस शुगर का तो ये आ गया, इसके अलावा जो है 450 रुपये उसके ट्रांसपोर्टेशन और अदर एक्सपेंसेस पे लगे। तो आपने देखा यहाँ से कि आपने यहाँ पे
कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। आपने देखा कि उसको टोटल कॉस्ट प्राइस जो पड़ा है वो कितना पड़ा है भाई, 3550 रुपये की तो उसकी शुगर ही आई, और 450 रुपये उसके ट्रांसपोर्टेशन और अदर एक्सपेंसेस में लग गए, मतलब 4,000 रुपये उसके लग गए। उसके बाद बोला उसने ही मिक्सड ऑल द 3 टाइप्स ऑफ शुगर, मतलब तीनों तरह की शुगर उसने मिक्स कर दी। आपने देखा कि 20 किलो ये मिलाया, 25 किलो ये मिलाया और 35 किलो ये मिलाया, तो टोटल जो शुगर की क्वांटिटी हो गई वो कितनी हो गई। आपने देखा कि टोटल जो शुगर की क्वांटिटी हो गई वो 80 रुपये किलो हो गई, मतलब 80 किलो हो गई, सॉरी। टोटल जो शुगर की क्वांटिटी हुई, टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर जो हुई आपके पास कितना हो गया, 80 किलो हो गई। अभी बोला है क्या कि वो 80 किलो को इतने रुपए पे बेच देता है। तो आपने देखा कि 52.5 रुपये किलो पे 80 किलो को बेच रहा है। तो आपने देखा कि टोटल जो सेलिंग प्राइस हो गया वो कितना हो गया। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं देखता हूँ 80 पंजे 400 और 80 दूनी 16, 400 ऐसे 42 और 80 पंजे दोबारा, तो 4200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा सेलिंग प्राइस 4200, कॉस्ट प्राइस 4000, तो आपने देखा प्रॉफिट कितने का हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ये क्या आ गया मेरा प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपने देखा ये कितना हो गया 20,000, 4,000, तो 5% जो है प्रॉफिट। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को करने के ना काफ़ी सारे तरीके होते हैं, पर मैं आपको ना एक अप्रोच बताऊंगा जिस अप्रोच से आपका थोड़ा सा लगेगा आपको कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हुआ। देखो हम लोग सब जानते हैं कि पहले तो मुझे अगर x + 2/x बनाना है तो मुझे यहाँ पे x की पावर 4 + 16/x की पावर 4 बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करूँ मैं, x बाय डिवाइड कर दूँ किससे, x की पावर 4 से। तो मैंने देखा x की पावर 4 + 16/x की पावर 4 और इधर 433 आ गया। आप लोग कैसे पता करेंगे, कई लोग उलझ जाते हैं कि मैं यार इसमें क्या जोड़ूंगा कि ये स्क्वायर बन जाएगा। मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ, क्या कि आपने देखा 433 लिखा है, ठीक है। 433 में अगर मैं 33 घटाऊं तब तो 400 जो है 20 का स्क्वायर है। तो मैं अगर यहाँ पे 33 घटाऊं तो कुछ बनने वाला नहीं है। पर अगर मैं यहाँ पे 441 बना दूं जो कि 8 ऐड करने में बनेगा, अगर मैं यहाँ पे 441 बनाऊं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 21 का स्क्वायर है। जाहिर सी बात है यहाँ पे स्क्वायर ही बनेगा। अगर ऑप्शन इंटीजर है तो यहाँ पे स्क्वायर बनना लाजमी है, लाजमी मतलब ज़रूरी है। स्क्वायर तभी बनेगा जब 8 ऐड करूँ या 33 में इसमें से घटा दूँ। 33 घटा के यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर नहीं बनेगा। तो आपने देखा अब ये क्या लिखा है, ये जो लिखा है ये लिखा है x² + 4/x² का होल स्क्वायर और यहाँ लिखा है 21 का स्क्वायर, ये गया। ठीक है, आपको बताना है कि x + 2/x, ये x², ये 2/x का होल स्क्वायर लिखा है। तो 21 में आप लोग दो चीज़ें देख सकते हैं क्या, कि या तो मैं 5 घटा दूँ, 5 घटाऊंगा 16 बनेगा, पर यहाँ पे 5 घटाने का कोई फायदा नहीं। अगर मैं 4 ऐड कर दूँ तो 25 बनेगा जो कि 5 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 4 ऐड करने से मेरा ये जो लिखा है वो कितना लिखा है, x + 2/x का होल स्क्वायर की वैल्यू 25 लिखी है। तो ये अगर मैं ऐसे कर दूँ तो आपकी वैल्यू 5 आएगी। क्वेश्चन में बोला है अ कॉर्ड TC, पहले बोला है पॉइंट PQRST लाई इन दिस ऑर्डर ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे पता चल गया कि डायमीटर जो है वो PR है, ठीक है। तो मैंने डायमीटर बनाया, सबसे पहले क्या बनाया, PR, ठीक है। अब उसमें बोला है कि पॉइंट जो लाई कर रहे हैं ना वो इस तरह है। मान लो पहले P है, फिर Q आएगा, फिर R आ गया, R के बाद यहाँ पे S आएगा कहीं, और फिर यहाँ पे T आएगा, और T और S इस तरह होंगे कि जो TS कॉर्ड बनेगी वो पैरेलल होगी किसकी, डायमीटर PR की। चलिए ठीक है। उसके बाद बोला है RQT, मतलब आप यहाँ से देखें कि ये जो RQT की वैल्यू है, एंगल RQT जो है ये आपका कितना हो गया, आपने देखा ये 58 डिग्री हो गया। मुझे पता है क्या कि मुझे RTS निकालना है, मतलब मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, सॉरी, ठीक है, मतलब मुझे ये वैल्यू निकालनी है। देखो सबसे पहले मुझे पता है क्या कि PR एक डायमीटर है जो सरकमफ्रांस के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनाएगी वो 90 डिग्री बनाएगी, मतलब ये 90 हो गया। तो अगर ये 58 है तो बचा कितना, आप देखोगे कि बचा जो वो कितना बचा, 32 डिग्री। अब मैं एक बात करूं क्या कि PT मान लीजिए कॉर्ड है,
पीटी एक कॉर्ड है तो सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट पे, चाहे वो क्यू है चाहे आर है, सेम एंगल सबटेंड करेगी। मतलब सेम कॉर्ड जो है सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट पे सेम एंगल सबटेंड करती है। तो अगर पी क्यू टी अगर 32 है तो पी आर टी भी 32 होगा, क्योंकि सेम कॉर्ड है पीटी। अब आपने देखा अगर पी आर पैरेलल टू टी एस है तो ये 32 तो ये भी 32, कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला इन अ क्लास रूरल और अर्बन स्टूडेंट्स का रेशो दिया है। क्वेश्चन में बोला इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ द रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स आर रिस्पेक्टिवली इतना, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स ऑफ द क्लास। देखिए एक तरीका ये आपने देखा रूरल और अर्बन का जो रेशियो है वो कितना है, 4:7। आपने देखा रूरल स्टूडेंट का एवरेज जो परसेंटेज है वो इतना, अर्बन का इतना। तो अब इसको सॉल्व कर लिया। आपने देखा कि अगर एवरेज 65 है और टोटल जो है मैं रूरल स्टूडेंट मान लेता हूँ 4 और अर्बन स्टूडेंट में मान लेता हूँ 7, क्योंकि रेशो इस हिसाब से डिवाइड है। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा रेशो जो है अर्बन और रूरल स्टूडेंट का 4:7 है, तो मैंने मान लिया कि रूरल स्टूडेंट 4 है, अर्बन स्टूडेंट जो है 7 है। तो मैंने देखा एवरेज अगर 65 है तो टोटल कितना हो गया, 65 × 4। एवरेज अगर 63 है तो टोटल कितना हो गया, एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और अब ये जो आया है ये क्या आया है, सम ऑफ मार्क्स। ये जो आया है सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, 4 + 7 11। तो आप देखोगे यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 65 130 260 तो यहाँ से आया और 441 आ जाएगा यहाँ से। 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, 441 और यहाँ पे आ गया 11। तो अब आप देखो मैं इसको जोड़ता हूँ तो 26 और 44 कितना हुआ, आप देखोगे ये हो गया 70, 701। तो पहले तो 6 आएगा और 66 फिर 41 तो फिर 63.73%। एक ही ऑप्शन है 63 के, ठीक। और ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अगर 65 रूरल का एवरेज है, अर्बन का एवरेज जो है 63 और हमें रूरल और अर्बन स्टूडेंट मिला के बनाने हैं, तो आप लोगों को पता है कि जो एवरेज आएगा वो 65 से 63 के बीच में आएगा। और यहाँ पे एक एलिगेशन भी लग सकता था, कैसे कि आपने देखा रूरल स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स है कितना है 65 और अर्बन का कितना है 63 और बीच की वैल्यू निकालनी है। मतलब रूरल और अर्बन को जोड़ के जब टोटल क्लास का एवरेज परसेंटेज मार्क्स पूछा है उसकी वैल्यू निकालनी है और स्टूडेंट्स का जो रेशियो 4:7। आपने क्या देखा, दोनों का डिफरेंस कितना, 2। अब जो 2 है वो 4:7 में डिवाइड कर दो। आपने देखा 11 की वैल्यू 2, मतलब 4 और 7 को जोड़ा, 11 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 2/11, 4 की वैल्यू कितनी होगी 8/11, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ 0.72। अब 63 में या तो 0.72 में ऐड कर दूं, कितना हो गया 63.72, कुछ आगे तो वो राउंड ऑफ में 63.73 आ जाएगा, या फिर 7 की वैल्यू निकाल के 65 में से माइनस कर दो, क्योंकि आपको पता है 65 और 63 के बीच की वैल्यू आएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला व्हाट इज द डिफरेंस इन द मीन प्रोपोर्शनल। आपको पता है मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, √AB, ये A और ये B। थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये A है ये B है, जो कि होना ही है, पहला नंबर A दूसरा नंबर B से गिना जाएगा, तो ये हो गया B²/। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, 1.8 × 3 - 2 और 3 का स्क्वायर 5, ये डिफरेंस पूछा था। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है। क्वेश्चन में बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ A सो दैट, अच्छा फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ A पूछी है आपसे, वेट अ सेकेंड। देखिए आपने देखा कि 42A 48B लिखा है, ठीक है। तो पहले तो मैं सम ऑफ ओड डिजिट गिन लूँ, कितना होगा, 4 में A जोड़ा, में 8 जोड़ा, कितना हो गया 12 + 1। और फिर मैं सम ऑफ इवन डिजिट जोड़ लूँ, तो ये कितना हो गया 2 4 6, 6 + B। तो आपने देखा ये इक्वल टू या तो 0 या 11 का मल्टीपल, ठीक है। अब आपने देखा कि A - B की वैल्यू जो है +6 आई है, मतलब A - B की वैल्यू कितनी आ गई -6। ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि A - B की वैल्यू -6 आ जाए।
उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 0 से नहीं सॉल्व करना, मुझे 11 से सॉल्व करना है। 11 से अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं देखूंगा 11 - 6 मतलब 5, a - 5 मतलब दोनों डिजिट का डिफरेंस जो है वो कितना आ जाएगा, 5। आपसे पूछा स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल है, ए की स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 ही पॉसिबल है कि अगर मैं इसको 5 रखूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 5 अगर 0 रखूँ तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5। तो ए की वैल्यू सबसे छोटी पॉसिबल क्या है, 5। पर कोई कहे कि सर मैं तो यहाँ पे 4 रख के भी बना दूंगा, कैसे बना देगा भाई, बी जो है सिंगल डिजिट नंबर है, वो माइनस में कभी नहीं आ सकता। कभी ऐसा नंबर सुना है आपने 48 - 1 और ये डिजिट है कोई, तो चीज़ पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, आसान क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे, ठीक है, और ए ई जो है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो मतलब ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। आपसे पूछा है एंगल डी ए ई, इसकी वैल्यू पूछी है। आपको पता है ये थ्योरम होती है कि अगर एक ट्रायंगल है उसके अंदर एक वर्टिसिस से मैं परपेंडिकुलर डालूं, दूसरे मतलब एक वर्टिसिस से मैं परपेंडिकुलर डालूं और उसी वर्टिसिस से मैं एंगल बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करता हूं तो उन दोनों अल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो बाकी दोनों एंगल के डिफरेंस का आधा होगा। ठीक है, थ्योरम भी है, 13 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है पर नाम बड़े और दर्शन छोटे, उस हिसाब से वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में बोला है देयर आर 2 टैप्स इन अ टैंक, 2 टैप्स लगी हैं टैंक में, विच कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 12 आवर एंड 18 आवर। आपने देखा पहले वाली जो 2 टैप है वो फिल कर रही है, फिल कर रही है तो आपने एफ से डिनोट कर दिया, एक कर रही है 12 घंटे में, दूसरी कर रही है 18 घंटे में। इट इज सीन दैट देयर इज अ लीकेज पॉइंट एट द बॉटम ऑफ द टैंक, टैंक के बॉटम में एक लीकेज पॉइंट है जो उसको खाली कर देता है 36 घंटे में, मतलब एम्प्टी कर देता है कितने में, 36 घंटे में। मैंने क्या किया, सबसे पहले टोटल वर्क देख लिया, 12, 18 और 36 कैल्शियम कितना, 36। फिर मैंने 1 आवर वर्क देख लिया, क्यों, क्योंकि टोटल टाइम जो है आर में दिया हुआ है कि अगर एक टैप जो है फिल करेगी 12 घंटे में, दूसरी टैप 18 में और लीकेज जो है 36 घंटे में खाली करेगा, तो अगर यहाँ आर में दी हुई है यूनिट तो मुझे 1 आवर वर्क निकालना है। डे में दी होती मंडे वर्क निकालता, सेकंड में दी होगी 1 सेकंड वर्क निकालूंगा। आपने देखा 1 घंटे का काम कितना, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। मतलब पहली जो टैप है 1 घंटे में कितना भरेगी, 3, दूसरी जो है 2 भरेगी और तीसरा जो लीकेज पॉइंट है वो 1 खाली कर देगा 1 घंटे में। क्वेश्चन बोला है इफ बोथ द वाटर टैप्स आर ओपन एट द सेम टाइम, दोनों वाटर टैप एक ही टाइम पे ओपन किए गए टू फिल द एम्प्टी टैंक, और लीकेज पॉइंट को जो है 1 घंटे के बाद रिपेयर कर दिया। आपने देखा कि लीकेज पॉइंट जो है 1 घंटे तक सस्टेन किया, उसने लीकेज पॉइंट ने 1 घंटे तक सस्टेन किया। आपने देखा कि पहले घंटे में हुआ क्या, पहले घंटे में पहली टैप ने 3 भरा, दूसरी टैप ने 2 भरा, कितना भर गया, 5 भर दिया। ठीक है, पहली टैप, वेट अ सेकेंड, पहली टैप ने 3 भरा, दूसरी टैप ने 2 भरा और लीकेज पॉइंट ने 1 खाली कर दिया। तो आपने देखा भरा कितना गया, 4, कितने घंटे में, पहले घंटे में। तो देखा आपने 4 भर गया, रह कितना गया, 32 रह गया। अब 32 जो है किस किस को भरना है, अब लीकेज पॉइंट तो रिपेयर हो गया, अब दोनों टैप ही चल रही हैं, बचा कितना, 32, मतलब वर्क कितना बचा, 32। करना किस किस को है, इन दोनों टैप्स को, 1 घंटे में भरती है दोनों मिला के कितना, 5। तो 32 कितने में भर देंगी, आप देखोगे कि 32/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6:2/5। 32/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6:2/5। तो आपने देखा 7:2/5 आर में भर देगा। और आपने देखा 7 तो घंटे आ ही गया, ये दोनों ऑप्शन तो गलत, और 2/5 घंटे हैं। अगर मैं इसको मिनट में चेंज करूं तो आप लोग देखोगे कि ये 24 मिनट बैठता है। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है अब बोरोड सम 1,60,000 रुपये फ्रॉम बी, मतलब ए ने बोरो किया 1,60,000 रुपये फ्रॉम बी, बी से बोरो किया और 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे, मतलब सामान्य ब्याज पे उसने 10% सामान्य ब्याज पे 1,60,000 रुपये बोरो करे, उधार लिए। एट द सेम टाइम ही लेंट द सेम सम टू सी, उसने उसी समय सी को
उतने का उतना अमाउंट दे दिया सेम रेट पे, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया आपकी बार, और कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब आधे साल के ब्याज दर पे। तो आपने देखा कि रेट जो है 10% है एनुअली, तो सेमी एनुअली कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है, तो सेमी एनुअली हो गया 5%। तो आपने देखा उसने जब ए ने सी को दिया कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली पे, तो सेमी एनुअली पे रेट ऑफ परसेंटेज कितना जुड़ेगा, 5%। आपने देखा कि पहली बात तो ए को कितना ब्याज भुगतना पड़ा, आपने देखा कि उसने 10% पे लिया था, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। आपने यहाँ पे देखा कि अगर 1,60,000 रुपये का मैं 10% देखूँ कितना आ गया, 16,000। पहले साल भी उसने 16,000 कमा, मतलब 16,000 ब्याज बना ए का, दूसरे साल भी उसका 16,000 ब्याज बना, क्योंकि सामान्य दर है। सामान्य दर जो है मतलब सामान्य ब्याज जो है वो किस पे लगता है, खाली प्रिंसिपल पे, खाली मूल पे लगता है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो होता है खाली प्रिंसिपल पे लगता है। तो आपने देखा कि हर साल वो प्रिंसिपल पे ही लगा है। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई, 1,60,000 रुपये पे अगर मैं 10% देखूँ तो 16,000 रुपये बनता है। तो ए का 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 32,000 रुपये। अब उसने सेम अमाउंट सी को दे दी, 2 साल के लिए दी है सेमी एनुअली। आपने देखा कि मुझे अगर सेमी एनुअली पूछा मतलब 6 महीने 6 महीने, तो 2 साल की अगर मैं बात करूँ तो 6 महीने 6 महीने 4 बार जुड़ेंगे। फिर आप देखते हो क्या कि रेट जो है 5% है और प्रिंसिपल कितना है, 1,60,000 रुपये। तो आपने देखा कि 1,60,000 रुपये का 5% कितना हो जाएगा, आपने देखा कितना हो जाएगा, 8,000। तो ये तो कॉमन लाइन रहने वाली है, मतलब 8,000 8,000 8,000 8,000, ये तो प्रिंसिपल पे भी आ जाएगा। अब इस 8,000 का 5% कितना आ जाएगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल पे तो लगता है, इंटरेस्ट पे भी साथ में लगता है। मतलब ब्याज का ब्याज तो जुड़ेगा, प्रिंसिपल का ब्याज भी जुड़ता है। तो आपने देखा 8,000 का 5% कितना हो गया। आप यहाँ पे देखो कि 8,000 का अगर मैं 5% कैलकुलेट करूँ तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 16,000 का ब्याज कितना हो गया, 800, और फिर 24,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1,200। फिर मैं देखता हूँ कि 400 का 5% कितना होगा। आपने देखा 400 का जो 5% होगा वो हो जाएगा 20, और फिर 1,200 का जो 5% होगा वो कितना हो जाएगा। आपने देखा 1,200 का 5% हो जाएगा 60, और 20 का 5% आपका कितना गया, 1। अब आपसे पूछा है अमाउंट अर्न्ड बाय ए। देखो ए ने इतना ब्याज चुकाया और सी ने ए को इतना ब्याज दिया। तो आपने देखा दोनों का डिफरेंस बताना है, दोनों का डिफरेंस बनाना है। आपने देखा 16 और 16 32,000, 32,000 तो पहली लाइन से ही कट गया, और बाकी को अगर मैं जोड़ दूं तो ये ए की कमाई होगी। मतलब ये जो है सी ने फालतू ब्याज दिया है ए के कंपैरेटिवली। ए ने जो था 16,000 दिया दोनों साल का, पर सी ने क्या किया, हर मंथ का मतलब हर 6 मंथ का 8,000, मतलब पूरे साल का उसने 32,000 ब्याज तो पे किया ही किया, साथ में ब्याज पे ब्याज भी पे किया, जो ये वैल्यू है। तो आपने देखा 2481 जो है आपका करेक्ट आंसर है। और जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगा तो बहुत अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन में बोला है राजन स्पेंड 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, ही स्पेंड 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। देखिए सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या है, सबसे आसान तरीका ये है कि आप ना राजन की सैलरी एक्स मान, आपने क्या किया, राजन की सैलरी एक्स मान ली। अब क्या हुआ कि 10% जो सैलरी है रेंट में चली गई, तो बची कितनी, 90%। उसमें बोला है ही स्पेंड 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, मतलब इसका ये जो इनकम बची है, रिमेनिंग पार्ट जो है इसका 20% जो है ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया। तो बची कितनी अब सैलरी, 80%। आपने 20% अगर खर्च कर दी तो बच कितनी गई, 80%, क्योंकि 100% टोटल होती है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप 100 सैलरी मान लेते, उसके बाद आप 10% रेंट में देते तो बचती 90, 90 का 20% अगर आप दे देते ट्रांसपोर्ट पे तो बचती कितनी आपके पास, 72, 72 का फिर 40% दे देते। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते थे। मुझे लगता है ये वाला तरीका ज़्यादा आसान है। आपने देखा आफ्टर विच ही स्पेंड ऑफ द बैलेंस, मतलब अब ये जो बैलेंस बचा इसका 40% फूड पे स्पेंड कर दिया, तो रह कितनी गई, इसका 60% बच गया। फर्दर ही स्पेंड 80% ऑफ द बैलेंस, अब ये बैलेंस बचा है, इसका जो 80% है वेरियस बिल्स पे दे दिया, तो बचा कितना, 20%। उसके बाद जो भी बचा
उसमें से 5,000 रुपये क्या करे, बैंक में जमा करा दिए। अब 1,480 रुपये उसके पास बचे हैं, किसके लिए, खुद के खर्चे के लिए, छोटे मोटे। आपसे मंथली सैलरी पूछिए, सबसे पहले तो आप 6480 बना देंगे, 5,000 को राइट हैंड साइड ले आए। अब उसके बाद आप देखो कि ये गया, ये गया, ठीक है। तो आप देखते हो 9 8 जा 72, 72 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 144 को 6 से करूँगा, 6 4 जा 24, और 6 4 जा 24 और 26, तो ये आ गया आपका 862। तो 862x/100, और इधर आपका कितना लिखा है 6480। देखते हैं इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू क्या आएगी। वेट अ सेकेंड। 9 8 जा 72, और 72 का 2 गुना 144। अच्छा, यहाँ पे 864 आएगा, अभी गड़बड़ हो जाती। ये आ गया आपका 864, ठीक है। अब 648000 बन गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि x की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, 750 आ जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, 648, अच्छा यहाँ पे 2 बार 100 है ना, 75,000 जो है x की सैलरी आ जाएगी। आसान क्वेश्चन है, या फिर आप 100 लेट करके भी कर सकते हो। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ। आपको पता है ट्रेन ने जब पोल को क्रॉस किया, तो आपको पता है कि पोल की तो कुछ लेंथ नहीं होती, लेंथ जो है ट्रेन की, मतलब ट्रेन ने अपनी लेंथ को इतने टाइम में कवर कर लिया, इतने की स्पीड पे। तो डिस्टेंस की जगह क्या लिखा जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, क्योंकि पोल की तो कुछ लेंथ नहीं है। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता जिसको ट्रेन क्रॉस करता है और उसकी कुछ लेंथ होती, तो हम यहाँ पे लेंथ ऐड करते हैं, मतलब डिस्टेंस की जगह हम ट्रेन के क्वेश्चंस में जनरली लेंथ लिखते हैं, ठीक है। तो आपने लेंथ ऑफ ट्रेन कवर की, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो है कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, इसको आपने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, और कितना टाइम लगा, 12 सेकंड लगे। आपने देखा कि ये गया 4 पे, तो 72 को 18 पे, अगर मैं 4 पे गया, 4 पंजे 20, और यहाँ पे कितना गया 240 मीटर। आपने देखा 240 मीटर जो कि लेंथ ऑफ ट्रेन है, कितने टाइम में कवर हुई, 12 सेकंड में। अब जो है हाउ मच टाइम विल इट टेक, मतलब ट्रेन को ब्रिज क्रॉस करना है 360 मीटर का, तो उसको कितना टाइम लगेगा। आपको पता है क्या कि अगर ब्रिज क्रॉस करना है, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी कुछ लेंथ है, तो अब की बार लेंथ किस किस की काउंट होने वाली है, ब्रिज की भी काउंट होगी और ट्रेन की भी काउंट होगी। कितनी हो गई, 600 मीटर। आपको पता है कि अगर 240 मीटर 12 सेकंड में कवर होता है, तो 20 मीटर कितने सेकंड में कवर होगा, 1 सेकंड में। 600 मीटर कितने सेकंड में कवर हो जाएगा, 30 सेकंड। इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता, और इससे सॉल्यूशन आसान भी नहीं हो सकता, ठीक है। और आपको पता है डिस्टेंस जो है स्पीड और टाइम के इक्वल होता है। तो आपने देखा कि डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो 240 मीटर अगर उसने 12 सेकंड में कवर किया है, तो 600 मीटर कितने सेकंड में कवर कर देगा, 30 सेकंड में। ये वाला क्वेश्चन है। आपको पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और अगर मैं इधर साइन थीटा को ले आऊँ, तो ये क्या लिखा है, √3 + 1 cos थीटा। तो यहाँ पे आपके पास cot थीटा की वैल्यू आ रही है कितनी, √3 + 1। आपसे क्या पूछा है, tan थीटा माइनस cot थीटा। आपको पता है tan थीटा जो होता है 1/cot थीटा होता है, तो 1/cot थीटा माइनस cot थीटा। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर कि इधर तो स्क्वायर हो गया, 3 + 1 + 2 √3 बाई √3 + 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 - 4 है, तो 2 √3। वेट अ सेकेंड, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 √3, और यहाँ से -√2 √3 है, और -3 है बाई √3 + 1। और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो 3 + 2 √3 बाई √3 + 1। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन है।
अब ये वाला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग खुद से कर लेना। क्वेश्चन में बोला है साइन ए की वैल्यू 1/2। तो आपको पता है साइन जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 4 माइनस ए कितना हो जाएगा, बेस हो गया √3। आपने देखा tan ए क्या होता है, tan ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और cot ए जो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। √3 1 प्लस, अब आपको पता है साइन ए जो था 1/2 था, कोसेक ए कितना हो जाएगा, इसका उल्टा रेसिप्रोकल कितना 2 आ गया, तो 1 माइनस 3, और √3 से √3 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 इंटू 3, तो -2/9 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करके मैच कर लो। आपने थीटा को 45 पुट किया तो आपको पता है cos 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 मतलब 1/√2 कितना हो जाएगा √2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस √2। सॉल्व कर लो। आपने देखा मैंने एलसीएम ले लिया तो ये आ गया √2 माइनस √2 इंटू √2 कितना 2 + 1, तो यहाँ पे कितना आ गया √2 माइनस 1 माइनस √2, काट दो तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1। तो आपने देखा tan 45 कितना 1 और माइनस tan 45 कितना -1, sec थीटा कितना sec 45 √2 माइनस √2, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो क्या होता है 4/3 πr3। ठीक है, क्वेश्चन बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल है मतलब कुछ ऐसा बना हुआ है 3D में, स्फेरिकल शेल है। ठीक है, ये बीच वाला हिस्सा जो है ये खाली है। ठीक है, जो परत है वो यही है सिर्फ कि ये जो है ये सॉलिड है। ठीक है, जिसकी इनर और आउटर रेडियस दी हुई है आपको, तो इसका वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम पूछा है तो आप लोग क्या करें, वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर कर दें, वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो आपने देखा ये भी 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब, मतलब आउटर रेडियस का क्यूब, ये इनर रेडियस का क्यूब, तो आउटर रेडियस मैंने बड़ा आर मान ली कैपिटल आर, और इनर रेडियस मैंने स्मॉल आर मान ली। तो आपने देखा आर की वैल्यू कितनी है 3 का क्यूब 27 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 27 माइनस 8 कितना होता है, आपने देखा 27 माइनस 8 होता है 19, तो 19 दूनी 38 76, 76 π/3 इज करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है ट्रायंगल ABC जो है इसमें AD जो है एंगल बाइसेक्टर है, मतलब AD जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो मतलब आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पे है सारा का सारा खेल। ठीक है, मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे ये क्वेश्चन आधारित है। आपने देखा ABC एक ट्रायंगल थी जिसमें AD जो है बाइसेक्टर एंगल A का, मतलब AD एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब आपने देखा AC की वैल्यू आपको दी है 21 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू आपको दी है 11 सेंटीमीटर, और फिर आगे बोला है लेंथ ऑफ BD की जो लेंथ है वो 3 कम है CD से या DC से। तो आपने DC की लेंथ अगर x मान ली तो BD कितना हो गया x - 3। ठीक है, आपको पता है टोटल कितना हो गया, अगर मैं x के हिसाब से देखूं तो BD और DC में जोड़ के मैंने BC बनाया तो 2x, मतलब x + x - 3, तो ये कितना हो गया 2x - 3। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई शायद, मतलब CD जो है आपके पास 7 आ गया, और BD कितना आया 7 - 3 कितना 4 आ गया। अब आपको बोला है AB की वैल्यू। आपको पता है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि AB/AC = BD/DC। BD की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 7 और AC की वैल्यू 21। आपने देखा 7 की वैल्यू अगर 21 है, 1 की वैल्यू 3, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेविंग एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। आपने देखा फूड मतलब ये इज व्हाट परसेंटेज, आपने देखा 105 जो है कितना परसेंट है किस किस का, सेविंग
सेविंग जो है ये है और मिसलेनियस जो है ये है। मतलब 125 का कितना परसेंट हुआ, 105 ये पूछा है। तो 4 पे, 5 पे, 21 पे, 21 चौक 84%। आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे ऑफ आएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स इन बीएससी मैथ्स टू नंबर ऑफ बॉयज इन बीएससी साइंस। देखो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा इसको, और आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आपको ना भी दिया होता ना तब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। कैसे, आपको दिया है क्या, आपको दिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताए और उसके बाद जो है ये परसेंटेज के हिसाब से पाई चार्ट डिवाइड कर दिया। पहली बात तो बीएससी मैथ्स मतलब ये 20% जो बच्चे हैं पूरे 100% के वो बीएससी मैथ्स के हैं, जिसमें से नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो 40% है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई आपने देखा 20% का 40% अगर बॉयज़ हैं तो 60% कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। उसके बाद टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन बीएससी साइंस क्या ये 25%। ठीक है, तो 25% का आप दे सकते हैं कि 80% जो है वो बॉयज़ हैं। आपसे पूछा भी नंबर ऑफ बॉयज़ ही था, सॉल्व कर लो। अब आप देखोगे यहाँ पर तो ये तो गया ये गया 3 पे, ये गया 4 पे और परसेंटेज आप हटा दो, और फिर आप देखोगे कि ये गया 5 पे और ये गया 5 पे, तो 3:5 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला इन विच ईयर द सेल इंक्रीजेज बाय मोर देन 25% ऑफ द प्रीवियस ईयर। आप देखो पहली बात तो सेल की बात हो रही है, मतलब ये वाले कॉलम की बात हो रही है। उसके बाद आपने देखा कि अगर मैं 1000 का 25% देखूं तो कितना आ जाएगा 1250। 1000 का 25% देखूं तो कितना आ जाएगा 250, और 1000 में अगर मैं 250 इंक्रीमेंट करूं तो कितना आ जाएगा 1250। देखो मैं दोबारा बोलता हूं, क्या क्वेश्चन में बोला है कि सेल जो है इंक्रीज हुई है बाय मोर देन 25% ऑफ द प्रीवियस ईयर। आपने देखा 2015 में 1000 थी, और अगर मैं देखूं 1000 का 25% कितना 250 अगर मैं ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 1250। मतलब 1250 जो है वो कितना है 25% इंक्रीमेंट है किसका, सेल का। आपने देखा कि मोर देन 25%, क्यों, क्योंकि 1290 जो कि वैल्यू बढ़ी है किससे 1250 से। तो मतलब 2016 एक ऐसा ईयर था जिसमें पिछले ईयर 2015 से 25% से ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। तो 2016 एक ही ऑप्शन में, मतलब यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। ना आप 2018 चेक करो, ना 17, ना 19, कुछ ना चेक करो, आपने देखा 2016 हाँ वैल्यू सही है और एक ही ऑप्शन में, तो अपना फायदा हो गया। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन 5 डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, मतलब इसको जोड़ना है, जोड़ दो। आपने देखा पहले तो आया 1650 में, अगर मैं ये जोड़ूँ तो ये आ गया 2725, और अगर मैं ये देखूँ तो ये आ गया 2450 में अगर मैं 690 जोड़ दूँ तो 3140, और ये गया 65, 8, 50, और एवरेज कितना आ जाएगा डिवाइड 5, क्योंकि 5 डिस्ट्रिक्ट है तो 1 और 85, 17 पंजे 85, 1173 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एवरेज जो है 1173 आ जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कर देना, मतलब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो वीडियो से हेल्प हो जाएगी उसकी। कमेंट कर देना, फॉलो कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।